हाय गाइस। मैं आभास। मैं फिटनेस कोच हूँ और मुंबई में रहता हूँ। हाय, मैं मनस्विनी। मैं राइटर हूँ। मैं टेलीविज़न और फ़िल्म्स के लिए लिखती हूँ और शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखती हूँ। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और अभी-अभी हम दोनों को एक आइडिया सूझी है, तो वो आपके साथ शेयर करनी थी। हम दोनों को घूमना बहुत पसंद है, हाँ, तो भारत में अलग-अलग जगह जाना और घूमते हुए व्लॉग शूट करना और आपके साथ शेयर करना। हालांकि ये कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं होगा। हाँ, मतलब ये एक एक्सपीरियंस व्लॉग होगा ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि हम जो भी एक्सपीरियंस करेंगे वो आपको बताएँगे। मतलब एक शहर या फिर गांव जिस तरीके से बनता है कि जैसे वहाँ के लेखक कौन है, कवि कौन हम्म। है, आर्टिस्ट, बाकी पेंटर्स कौन है, तो इसके वजह से भी वो एक शहर बनता है, या फिर वहाँ कौन सी सोशल मूवमेंट्स हुई हैं। तो हर चीज़ मायने रखती है एक जगह बनने के लिए, एक शहर या गांव बनने के लिए। साथ ही में हम दोनों को तरह तरह की चीजें खाना बहुत पसंद है। हाँ, हार्डकोर फूडी है हम लोग, हाँ, वेज का हो या नॉन वेज का हो। तो जिस भी जगह जाएंगे वहाँ का खाना भी एक्सप्लोर करना, आपके साथ शेयर करना। हाँ, तो हम लोग भोपाल जा रहे हैं अब, और आप हमारे साथ बने रहिए। ये हमारा पहला व्लॉग है, तो हाँ, आपको कुछ भी लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और बने रहिए। थैंक यू। भोपाल एक ऐसा शहर है जिसका अपना एक इतिहास रहा है और इतिहास बन रहा है। यहाँ की जो संस्कृति बनी वो एक नए प्रकार की संस्कृति बनी, नए ढंग की। वो भोपाली संस्कृति नहीं रही, भाषा बदल गई इस इलाके की, उसकी कहानी किस्से बदल गए। अगर आपको ख्याल हो, भारत भवन का जब लोकार्पण हुआ था तो इंदिरा गांधी उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा था कि भोपाल जो है वो हमारी सांस्कृतिक राजधानी है इस देश की, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये है निराला नगर और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं, लेखक रहते हैं, पेंटर्स रहते हैं। अभी हम राजेश जोशी जी से मिलने जा रहे हैं। और राजेश जोशी जी हिंदी के बड़े लेखक और कवि हैं। और उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। और उनकी कई किताबें हैं, जैसे कपिल का पेड़, दो पंक्तियों के बीच, किस्सा कोता, एक कवि की नोटबुक। और अभी हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने। भोपाल के की हिस्ट्री शुरू होती है 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध में। बेसिकली जब ये दोस्त मोहम्मद जब भाग के सेना से टुकड़ी से चला गया, और उसने यहाँ से पास में आप जाएंगे 14 किलोमीटर है इस्लाम नगर। हाँ, इस्लाम नगर तो हमने वहाँ उसने अपनी कैपिटल बनाई। फिर यहाँ ये हुआ कि एक रानी कमलापति थी जो जिनका बेसिकली जो गढ़ है वो, यानी जो महल है वो किन्नौरगढ़ है। किन्नौरगढ़ भी पास में ही है। तो वो गोंड रानी है। हाँ, वो भी आदिवासी है गोंडों की बस्ती। इससे ये मालूम पड़ता है कि कमलापति गोंड थी। उनके पति की हत्या उनके चचेरे भाइयों और भतीजों ने कर दी। तो उसने कुछ कहा कि दोस्त मोहम्मद से कहा कि अगर तुम बदला ले लोगे तो मैं 1 लाख रुपए, उस समय 1 लाख रुपए होता, बहुत बड़ी रकम। तो अल्टीमेटली खैर उसने उसको से बदला लिया और उसको मार डाला, जिसने उसके पति को मारा था। तो इतने पैसे नहीं थे रानी के पास। अच्छा, ओ 50,000 रुपए दिए, और 50,000 के बदले में भोपाल उसको दिया। ओ 50,000 रुपए में पूरा भोपाल दे दिया। गया। तो ये एक किस्सा है। अब इसके हिस्टोरिकली क्या है ये कुछ पता है ना, मतलब जस्ट तो भोपाल इसीलिए कहा जाता है कि वो किस्सों और गप्पों का शहर है। भोपाल की टेंडेंसी में है कि वो जब तक उसका एग्जैगरेशन नहीं हो तब तक उसे मजा नहीं आता कि क्या है, सिंपल किस्सा नहीं सुनाएगा। थोड़ा तो सुनाएगा तो हमेशा एग्जैगरेट करके सुनाएगा। तो इसलिए भोपाल का एक बड़ा टिपिकल कैरेक्टर है। एक आशु कवि था, तो वो आया और उसने कहा कि मैं जरा विधानसभा देखने जाऊंगा। तो वो पहली विधानसभा लगी, तो देख के आया और
तो लोगों ने पूछा उससे कि विधानसभा देगी, तो उसने कहा हाँ देगी। तो वो वैसे दोहे में बोलता था, तो उससे कहा कि बताओ, विवरण बताओ। तो उसने जो दोहा बोला वो ये था कि यानी 5 जो मंत्री होते थे उसमें, तो 5 मंत्री जो थे वो ऐसे चेयर्स पे बैठते थे, एक कमिश्नर बैठता था और बाकी लोग वो जो टाटपट्टी जो पहले स्कूलों में होती थी उस पे विधायक बैठते थे। तो अब नई नई विधानसभा बनी थी, कुछ रहा नहीं होगा, तो उसने कहा कि 5 पंच कुर्सी पे बैठे, फट्टन पर 25, न्यायकरण को 1 कमिश्नर, झक मारन को 30। भोपाल में 4 बेगमों का शासन रहा। उस दौर में इस शहर में कई बदलाव आए। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सुल्तान जहाँ बेगम जब आ गई, हमीदुल्लाह खान से की जो माँ थी, वो जब बेगम हो गई तब तक वो पढ़ी लिखी थी, इंग्लैंड वगैरह से पढ़ के आई थी। तो एक भी गर्ल्स स्कूल नहीं होता, गर्ल्स में एजुकेशन प्राइवेटेड था। तो उन्हें कहा कि नहीं गर्ल्स स्कूल खोलेंगे, तो भयानक विरोध हुआ और दोनों कम्युनिटीज ने विरोध किया। मजेदार ये है कि सिर्फ मुसलमानों ने नहीं विरोध किया, हिंदुओं ने भी उतना ही विरोध किया कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, लड़कियां स्कूल जाने लगी, मतलब ये तो संभव नहीं। तो खैर वो तो बहुत जिद्दी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं स्कूल तो खुद एजुकेशन तो मस्ट। पर ये जो पटियाबाज जो है या ये पटियाबाजी एक्चुअली पटिया हर दुकान के बाहर ऐसा होता था, नाली जैसे नीचे की नाली होती थी, तो उसे कवर करने के लिए थोड़ी दुकानें ऊंची होती थी, ऐसे ऊपर ऊपर, तो उसके ऊपर जो नाली के ऊपर ऐसा कवर करने वाला एक पटिया ऐसा लगा होता था। तो दुकान वहां तक होती थी, पर जब शाम को बंद होती थी तो पटिये खाली हो जाते थे और दुकान तो पीछे से बंद होती थी। तो ऐसे बहुत सारे पटिये थे और वो ही यानी भोपाल की सारी चीज़ों के को डिसाइड करते थे। जैसे शतरंज खेलने वाले पटिये होंगे, राजनीति के जहाँ राजनीति के बैठते हैं वो पटिये थे, बहुत तरह तरह के अलग अलग जगहों पे जो पटिये थे उन पे अलग अलग तरह के लोग बैठते थे। सारा कुछ भोपाल उस समय पटियों पे होता। इसलिए अच्छा वो हुआ ये कि इमरजेंसी में कुछ ये लगा कि सरकार को या पता नहीं किसने उसका पूर्ण विचार दिया कि इन्हीं पे लोग बैठते हैं, तो यहाँ से कुछ भी उसके अगेंस्ट वो हो सकता है, तो वो पटिये तोड़े गए। अच्छा वो इमरजेंसी में तोड़े गए पहली बार। अच्छा वो उसका वो मूर्खतापूर्ण विचार है, वो उस पे बैठ के कोई विद्रोह नहीं कर रहा था, कोई क्रांति नहीं हो रही थी, इतने साल में नहीं हुई, तो वो क्या होता। पर वो उनको लगा कि हाँ ये इन्हें तोड़ दिया जाना चाहिए, तो वो तोड़ दिए गए। तो एक बड़ी आफत ये हुई सबसे ज्यादा कि लोगों को बैठने की, क्योंकि क्या होता था घर जो होते थे वो छोटे होते थे, और दूसरी चीज ये कि बहुत सारे घरों में पर्दा होता था, तो पुरुष जो जिन्हें बैठना है यानी बैठक जो कहलाती है, तो वो घर के अंदर नहीं हो सकते, वो पटियों पे होती थी। तो वो चीज को समझा ही नहीं गया कि बेसिकली लोगों ने उसे अपना ड्राइंग रूम जो है वो पटिये हैं, तो उसको नहीं समझा गया। भारत को जब स्वतंत्रता मिली उस दौरान भोपाल में क्या माहौल था? लोग तो उस पीरियड में आए जब हमीदुल्लाह खान वो हो गए, नवाब हो गए, लास्ट तो नवाब ही हुआ, और हमीदुल्लाह खान काफी पावरफुल थे उस तरह से। शायद कृष्ण मेनन ने या किसी ने कहा कि भोपाल स्टेट तो इतनी सी है, लेकिन उसका रुतबा बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि प्रिंसली जो कौंसिल बनी थी सारी स्टेट्स की, उसके हेड जो थे वो हमीदुल्लाह खान, पढ़े लिखे नवाब थे, तो इसलिए वो तो इसीलिए वो उनका पावर ज़्यादा था। जबकि भोपाल स्टेट बहुत छोटी थी। विलीनीकरण आंदोलन हुआ, उसके बाद 49 में 48 के लिए लास्ट में जाके भोपाल
मर चुका हिंदुस्तान में, स्पीच दी जब वो आया नवाब हमीदुल्लाह खान, तो उसने ये कहा कि नहीं हम दोनों में नहीं, हम ना हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं ना पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। खैर ये हो नहीं सकता था, बीच में बिल्कुल हिंदुस्तान के इतने बीच में था कि वो फिर क्या बचता। वो बहुत छोटा सा आंदोलन था जो होता रहता था। एक बार नवाब ने सारे पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया, जितने भी नेता थे, तो महिलाओं ने उसकी कमांड संभाल ली। तो एक थी शांति देवी और एक थी मोहिनी देवी। मोहिनी देवी बाद में सीपीआई की लीडर थी, अच्छा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। शांति देवी भी कम्युनिस्ट ही थी। और ये दोनों विलीनीकरण आंदोलन में जो प्रजामंडल बना था उसमें बहुत एक्टिविस्ट थे। तो इन दोनों ने कमांड संभाली और महिलाओं ने एक बड़ा भारी आंदोलन खड़ा कर दिया, सारी महिलाएं बाहर आ गई। अब वो जब उनने धरना दे दिया महिलाओं ने, तो समस्या हुई कि अभी नहीं कैसे गिरफ्तार करें। तो ये कहा गया कि महिला पुलिस को लेके आओ, नहीं तो तुम यानी पुरुष पुलिस नहीं आ सकती। काफी वाटर कैनिंग वगैरह किया गया, पर उससे कुछ नहीं हुआ। तो अब महिला पुलिस तो भोपाल में कोई कंसेप्ट ही नहीं था। महिला पुलिस उस समय 48 में कहा है कि महिला पुलिस होती है। तो उनने आसपास से, जो भोपाल के आसपास के इलाके थे, उनसे जो प्रोसेस थी, जो पेशाएं थी, उन्हें हायर किया और उन्हें पुलिस की ड्रेस पहना के लाया गया। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, यानी ये इट्स नॉट ए गप, ये बाकायदा दर्ज है। तो वो जब वो हुआ, हाँ खुला है वो, यहाँ ये खोल तो थोड़ी देर तक तो लोग ये महिला पुलिस कहाँ जाएगी, पर थोड़ी देर में बहुत सारे लोग तो वो थे ना जो पहचानते थे उनको। तो उनने पहचान लिया कि अरे ये तो वो है, फिर वो बोल नहीं सकते होंगे। तो होल्ड मच गया। तो खैर विड्रॉ करना पड़ी, वो पुलिस विड्रॉ हुई तत्काल, एक ही दिन में विड्रॉ हो गई वो पुलिस। ये घटना है जो मजेदार सी घटना है। फिर ये इसमें तो फिल्म बन सकती है, ऐसी फिल्म बन सकती है इसमें। भोपाल और हॉकी एक अलग इक्वेशन रहा है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? भोपाल में जो हॉकी है, जो कि बहुत ही फेमस हमेशा से, यानी ओलंपिक की या नेशनल हॉकी टीम में हमेशा से भोपाल के खिलाड़ी रहे। क्योंकि भोपाल में हर सड़क के किनारे पर नाली होती थी, और क्योंकि उस समय इतना पैसा नहीं था कि सारे लोगों को हॉकी दी जा सके, तो पेड़ की ऐसी डगाल जो आगे से ऐसी मुड़ी हुई होती थी, उससे उसे खपोटा कहते हैं। अच्छा। तो खपोटों से हॉकी खेलते थे, है ना। तो क्योंकि नाली में गेंद नहीं जाए, इसलिए ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस होती थी कि वो नाली में नहीं चली जाए गेंद, है ना। तो इसलिए भोपाल की हॉकी की सबसे बड़ी खूबी थी वो इतने अच्छे ड्रिबलिंग करने वाले, यानी सारा खेल रिस्ट का खेल होता था। ये बाद में जो एस्ट्रोटर्फ बिछा जिसमें दौड़ दौड़ के हॉकी खेली जाने लगी, वो वाला खेल भोपाल का खेल था ही नहीं। इसलिए थोड़े दिन तक भोपाल की हॉकी पिछड़ी, इंडिया की हॉकी पिछड़ गई थोड़ी सी दिन तक, क्योंकि यूरोपियंस भाग अच्छी कर सकते थे, पर हम लोगों ने जो हॉकी सीखी थी इंडियंस ने, वो ड्रिबलिंग की हॉकी, और वो इसलिए सीखी थी कि वो नाली में गेंद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो गंदी हो जाएगी। भोपाल में मुशायरों का कल्चर रहा है। भोपाल के शायरों के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ये है कि क्योंकि एक मुस्लिम स्टेट थी, तो एक उर्दू का एक घराना था, और उसमें कई, हालांकि ज़्यादातर शायर वो हुए जो बहुत पढ़े लिखे शायर नहीं थे, पर वो अच्छे शायर थे। परकेश साहब ने तो पाकीज़ा के गाने लिखे, हालांकि पाकीज़ा का जब रिकॉर्ड देखें तो उस पर नाम उसका कमाल अमरोही का डला है, पर कैफ साहब से यहाँ पे तो क्योंकि सब लोग जानते थे कि अच्छा वो गाना चलो दिलदार चलो कैफ साहब का है, तो मुशायरे में उनसे डिमांड होने लगती थी कि सुनाइए, और वो सुना भी थे, ऐसा भी नहीं होता था कि
ऐसे बहुत सारे शायर हुए। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो आप आपकी कोई कविता सुना सकते हैं। एक अटपगले से आदमी थे दादा खैरियत। अच्छा। वो दादा खैरियत कहने से चिढ़ते थे। ओ। तो अब यूं खैरियत एक ऐसा वो है जो वैसा यानी मतलब आप कैसे यानी खैरियत कैसी है? हाँ। पर वो दादा खैरियत के नाम से ही उन चिढ़ते थे और फिर लोगों को गाली मारते थे। अच्छा। तो उन पे एक कविता है ओके। वो दादा खैरियत। एक मिनट हम थोड़ा रहने देते हैं। तो वो पर वो थोड़ी बड़ी है। अच्छा। तो क्या कितना? हाँ सुनाइए ना, कोई बात नहीं। तो मैं वो लेके आना ठीक है। किताब ला दूं। आपको लेट तो नहीं हो रहा है? नहीं अब वो तो खैर वो लोग निकल गए घूमने वो वाले नीचे। वो वही थे ना। नीचे। बस तो ये सुनाएं? जी। दादा खैरियत, दादा खैरियत, आवाज कसता है जब कोई दादा खैरियत, दर्जन भर गालियां बकते हैं दादा खैरियत, ज्यादा ही तंग करे कोई तो झुंझला कर पत्थर लेकर दौड़ते हैं दादा खैरियत, ईद के ईद कोई दे देता है उन्हें उतरन की शेरवानी धुलवा कर, कोई सिलवा देता है सस्ते लट्ठे का खुसना, कोई दे देता है पुरानी धुरानी अलीगढ़ी टोपी, उसी को साल भर बिना बदले पहनते रहते हैं दादा खैरियत, पान की पीकों से भर चुकी है पिछली ईद को पहनी शेरवानी, जगह जगह से फट चुका है गंदा खुसना, चीकट हो चुकी है टोपी, इसके बाद भी कोई कहे दादा खैरियत तो क्यों ना गालियां बकें दादा खैरियत। दादा खैरियत का भी कोई ना और नाम रहा होगा पहले जब कोई पूछता होगा दादा खैरियत तो जवाब में वो भी कहते होंगे खैरियत मियाँ खैरियत, खुदा की मेहरबानी है, अल्लाह का फजल है। खैरियत जैसा लफ्ज सुनते ही भड़क जाते हैं अब दादा खैरियत, एक चिढ़ावनी बन गई है उनकी दादा खैरियत। जब गुजरते हैं बूढ़े दादा खैरियत जुमेराती दरवाजे के नीचे से, जुमेराती दरवाजा भी है, जब गुजरते हैं बूढ़े दादा खैरियत जुमेराती दरवाजे के नीचे से सर झुकाकर गुजरते हैं, डर लगा रहता है हमेशा कि टकरा न जाए दरवाजा उनके सर से, दरवाजा जबकि ऊंचा तिगना या चौगना उनके कद से, ऐसा गुरूर अपने कद का दादा खैरियत को कि खत्म हो चुकी नवाबी रियासत का बचा हुआ ये आखिरी दरवाजा छोटा पड़ता है उन्हें तन कर निकलने के लिए आज भी। देखो देखो नवाब भोपाल, कुदसिया बेगम, शाहजहां बेगम, बेगम सुल्तान जहां, देखो कि कितने ऊंचे तुम्हारे विशाल दरवाजे, कितने बोने तुम्हारे बड़े बड़े महल कद पगले बूढ़े के आगे, खत्म हो चुकी नवाब आबी, खत्म हो चुकी रियासत, खत्म हो चुके नवाब की दयानतदारी के किस्से। 5 दरवाजों में बंद शहर, 5 दरवाजों में बंद शहर फैल गया इतना बाहर कि शहर के बीचों बीच आ गए 5 दरवाजे, एक के बाद एक तोड़े गए 4 दरवाजे, बचा रह गया सिर्फ एक दरवाजा, जुमेराती दरवाजा, जिसके नीचे से जब गुजरते हैं दादा खैरियत तो मुखों से सिर निकाल कर गुटरगू करते चिल्लाते हैं कबूतर दादा खैरियत, दादा खैरियत। आसपास इकट्ठे हो जाते हैं मोहल्ले के लड़के, आसपास इकट्ठे हो जाते हैं मोहल्ले के लड़के जिनके पास न खेलने का वक्त न खेलने को हॉकी फुटबॉल, देखते ही दौड़ पड़ते हैं लड़के पीछे पीछे चिल्लाते हुए दादा खैरियत, दादा खैरियत। इधर उधर दौड़ते दौड़ते हाँफ जाते हैं दादा खैरियत, गालियां बकते बकते रुंध जाता है गला, उड़ने लगता है थूक मुंह से। हुकट का तमाशा मनोरंजन सबका दरवाजे से बाहर, चूने रामरज गेरू की दुकान लगाने वालियों, बसोड़ों मालियों मूंगफली के ठेले वालों, होटल से के चाय लगाने वाले लड़कों के लिए बिना दाम का मन बहलाओ। जब ज़्यादा ही तंग करते हैं लड़के, जब ज़्यादा तंग आ जाते हैं दादा खैरियत तो आगे बढ़कर कोई ना कोई भगा देता है लड़कों को, थमा देता है कोई ठेले वाला मुट्ठी भर मूंगफलियाँ, या ईरानी होटल से कोई मंगा देता है एक चालू चाय दादा खैरियत के लिए। कहाँ बची है खैरियत, कहाँ बची है खैरियत, किसकी बची है खैरियत, चलन ना हो कहने का,
तो कौन कह सकता है इस जमाने में खैरियत में या खैरियत। कम से कम चढ़ाने के बहाने कह लेते हैं लोग खैरियत। चढ़ाने से बाज नहीं आते लोग, गालियां देने से बाज नहीं आते। दादा खैरियत। बहुत सुंदर है।